अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। जल्दी जल्दी से बोलूँगी क्योंकि टाइम नहीं है। मुकाबला संग का 3 एपिसोड वही सब करनी है मुझे। कैसे हैं आप सब लोग? प्लीज़ आप लोगों से ढेर सारी रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, अपने ग्रुप्स में करें, फैमिली ग्रुप्स में करें, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें। सपोर्ट करें और सपोर्ट करें। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है मसीर ममनू। एपिसोड नंबर 26 का ये है पार्ट 1। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। सालिस अचानक पूरे बदन में तनाव महसूस करने लगा। उसने अपनी कमर सीधी की। ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म का सारा खून सीधा चेहरे की तरफ दौड़ गया हो। वो इसे खरीदना चाहती थी। हाँ, ये औरत अपने जज्बात का इजहार भी अनोखे अंदाज में करती है। उसके होठों के किनारे आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगे, मगर अगले ही लम्हे जब उसने जुमले के अगले अल्फाज सुने तो तुम्हारे बेटे को। सालिस एकदम हैरान रह गया। उसकी गहरी नीली आंखों में हैरत झलकने लगी और आंख के कोने में मौजूद हुस्न का निशान भी उलझन में लगने लगा। क्या? उसने पूछा। नशे में होठ से हौसला पाते ही फरवीन ने दोबारा कहा, मैं तुम्हारे बेटे को खरीदना चाहती हूँ। क्या $800 मिलियन काफी होंगे? मगर उसके कहने के बाद वो शख्स खामोश हो गया। दोनों मोबाइल कान से लगाए खामोशी से बैठे रहे। क्या मेरा फोन आउट ऑफ रेंज हो गया? मिस्टर सालिस, क्या आप अब भी लाइन पर हैं? फरवीन ने उलझन में कहा। अब भी कोई जवाब नहीं आया। ये अजीब बात है, वो बोल क्यों नहीं रहा? बीप बीप बीप। सालिस अब भी हैरत में गुम था जब फोन का राब्ता मुनक़ता होने की आवाज आई। उसने कुछ देर तक मोबाइल को देखते हुए सोचा, ये औरत आखिर चाहती क्या है? वो हर वक्त मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी रहती है? दोस्त या खुद? सालिस ने बाल खुश किए, पजामा पहना और कमरे से बाहर निकला। वहाँ शान कुछ कागजात लेकर खड़ा था जिन पर सालिस के दस्तखत दरकार थे। सालिस ने कलम उठाया, दस्तखत किए और कागजात शान को वापस देने लगा। शान ने कागजात थामने के लिए हाथ बढ़ाया मगर वो हरकत ना कर सका। सालिस ने अब भी उन्हें मजबूती से पकड़ा हुआ था। शान ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या कोई और काम भी था मिस्टर सालिस? सालिस ने संजीदगी से कहा, ऐसा क्यों होता है कि एक औरत मुसलसल मेरे दोस्त के बेटे पर तवज्जो दे और उसे खरीदने के लिए $800 मिलियन की पेशकश करे? शान ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, मेरी याददाश्त के मुताबिक मोहतरमा फरवीन की अपनी भी एक बेटी है। शायद वो आपके करीब आने की कोशिश कर रही हूँ ताकि दोनों बच्चों की मंगनी करवा सकें। सालिस ने आंखें सुकेर कर देखा। चंद लम्हों के बाद एक भारी आवाज सुनाई दी, निकल जाओ। शान ने खामोशी से कागजात लिए और दरवाजे की तरफ चल दिया, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, सालिस ने खांसते हुए कहा, ये सवाल मेरे एक दोस्त का था, मेरा नहीं, और वो औरत मोहतरमा फरवीन नहीं है। शान जो कि बहुत समझदार था, इस झूठ पर खामोश रहा और अस्पात में सर हिला दिया। जी मिस्टर सालिस। रक्स की शब। आखिर वो दिन आ ही गया। फरवीन अभी नींद में थी जब जरताशा ने उसे बिस्तर से घसीट कर उठाया और कपड़े उसके बिस्तर पर रख दिए। जल्दी करो फरवीन, तकरीब दोपहर में है, मगर मेकअप के लिए वक्त चाहिए होगा। फरवीन ने आंखें मलते हुए सुस्ती से कहा, क्या तुम वाकई जाना चाहती हो? क्योंकि रक्स में ईशान एक साथ होंगे। फरवीन ने सोचा था कि जरताशा यकीनी तौर पर जाने का इरादा तर्क कर देगी, मगर जरताशा ने अज़म से कहा, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने नहीं, तो फिर मैं क्यों ना जाऊं? फिर वो मेकअप के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे से निकली उसकी आंखों की चमक मद्धम पड़ गई। ब्रेकअप हमेशा तकलीफ का होता है, लेकिन फरवीन को खानदान के सामने मुतारफ करवाने का यह बेहतरीन मौका था, इसलिए वो पीछे नहीं हट सकती थी। जब वो तैयार होकर फरवीन के कमरे की तरफ गई तो दरवाजा खुला। फरवीन सफेद शर्ट, स्याह पैंट और एक ब्लैक ब्लेजर में नजर आई। जरताशा ने हैरान होकर कहा, फरवीन तुमने ये क्या पहना है? फरवीन ने हाथ हिलाया और बेपरवाही से कहा, अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो कोई मुझसे रक्स के लिए नहीं कहेगा। जरताशा को उसकी बात पर यकीन आ गया। वो दोनों होटल फाइनेंस पहुंची जहां पार्टी का एहतमाम था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, किसी ने सरगोशी में कहा, आज की तकरीब में शिजा सबकी तवज्जो का मरकज होगी। कैसे? यहाँ तो मोहतरमा फरवीन भी है। तुम्हें नहीं मालूम? मिस्टर आयान स्मिथ की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए मोहतरमा स्मिथ आज नहीं आएंगी।
जरताशा ने आहिस्ता आवाज में वजाहत की। ये पार्टी हर साल न्यूयॉर्क की सबसे मौजूद नौजवान खातून मुनक्कद करती है। इस बार ये मोहतरमा स्मिथ कर रही थी, जो मिस्टर अयान स्मिथ की गोद ली हुई बेटी है। परवीन ने सर हिला दिया, लेकिन अचानक जरताशा रुकी। परवीन ने उसकी नजर का ताक्कुब किया और देखा शिजा ईशान का हाथ थामे हुए भीड़ में चल रही थी। पास ही किसी ने कहा, ईशान तो जरताशा का पार्टनर था, वो शिजा के साथ क्यों है? सुना है कि शिजा ने तानिया को अपने यहाँ बुलाया था ताकि वो उसे रक्स सिखाए। क्योंकि ईशान एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहता है, इसलिए वो शिजा के साथ चला गया। बेचारी जरताशा। जरताशा के लिए अजनबियों की हमदर्दी सबसे बड़ी तौहीन थी। उसने सर झुकाकर कहा, फरमीन, हम कोने में चलते हैं। लेकिन वो जुमला मुकम्मल भी न कर पाई थी कि जरताशा तुम आ गई। शिजा ने मुस्कुराते हुए कहा और ईशान के साथ उनके करीब आई। चेहरे पर चमकदार मुस्कुराहट लिए वो बोली, जरताशा, पहले तुम और ईशान हमेशा जीत जाते थे क्योंकि वो तुम्हारी रहनुमाई करता था। मुझे तो उम्मीद थी कि इस बार तुमसे मुकाबला होगा। वैसे तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? जरताशा के हाथ सख्ती से मुट्ठी में बंद हो गए। तभी फरमीन के फोन पर पैगाम आया, तानिया जाने मन, मैं न्यूयॉर्क पहुंच गई हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें जोर से गले लगाना चाहती हूँ। फरमीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यहाँ एक डांस पार्टी है, आ रही हो? तानिया, बिल्कुल इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। फरमीन ने मोबाइल जेब में डाला और उसकी नजरें सर्द हो गईं। ये रात बहुत ही दिलचस्प होने वाली थी। फरमीन ने टेक्स्ट मैसेज पर एक नजर डाली, स्क्रीन बंद की और अपना मोबाइल फोन दोबारा अपनी पैंट सूट की जेब में डाल दिया। जब उसे सर उठाया तो देखा कि शिजा उसे घूर रही थी। वो मुबालगा आमेज अंदाज में बोली, अरे जरताशा, तुम्हारी कजन ने लिबास क्यों नहीं पहना? क्या वो रस नहीं करती? परवीन के पैंट सूट पहनने का मकसद दरअसल एक पोशीदा इनकार था। दौलतमंद और मुअज़्ज़ज़ लोग शर्मिंदा होने को पसंद नहीं करते, इसलिए वो आमतौर पर शाइस्तगी से बात करते हैं और हद से तजावुज़ नहीं करते। मगर शीजा की बात बहुत सीधी थी। परवीन की आंखों में हल्की सी गहरी चमक उभरी, मगर उसके कुछ कहने से पहले ही जरताशा बोल पड़ी, हम दोनों आज रक्स नहीं कर रहे। क्यों नहीं? शीजा ने जानते बूझते पूछा। फिर उसने कहा, क्या तुम सिर्फ इसलिए रक्स नहीं कर रही क्योंकि ईशान अब तुम्हारे साथ नहीं है? क्यों ना मैं तुम्हें इसे एक रक्स के लिए उधार दे दूं। उसने ईशान को कोहनी मारी। जरताशा ने गैर इरादी तौर पर ईशान की तरफ देखा। काले टैक्सीडो में मलबूस वो मर्द खूबसूरत और शाइस्ता लग रहा था, मगर उसकी नजरें जरताशा की आंखों से नहीं मिली। जब शिजा ने उसे आगे धकेला तो ईशान ने खुद ब खुद एक कदम पीछे हटा और दोबारा उसके पास खड़ा हो गया। वो बोला, शिजा, हम पहले ही तय कर चुके हैं कि आज रात में तुम्हारा डांस पार्टनर होगा। अगर मैं जरताशा के साथ रक्स करता हूँ तो तुम्हारा क्या होगा? शिजा ने अपनी थोड़ी जरा ऊपर उठाई और कहा, ओफो, इसमें क्या मसला है? मर्दों को इंतखाब का हक है ना? तुम मेरे और उसके दरमियान इंतखाब कर सकते हो, है ना? फिर उसने नजरें झुकाई और मुस्कुराकर कहा, जरताशा और मैं कजन हैं, हम बहुत करीब हैं। तुम जिसे भी चुनोगे दूसरा फरीक नाराज नहीं होगा, ठीक है जरताशा? ईशान ने मोहतात नजरों से जरताशा की तरफ देखा। माजी में जब भी वो उसे इस तरह मुंतज़िर नजरों से देखता, जरताशा का दिल पिघल जाता। वो बज़ाहिर बासलाहियत था, मगर पस मंजर की वजह से लोग उसे नजरअंदाज करते। मगर इस लम्हे उसे सिर्फ कराहियत महसूस हुई। उसने नजरें फेर ली और कहा, मैं। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, परवीन ने ठंडे लहजे में मुदाखलत की, नहीं, कोई मसला नहीं है, इसका डांस पार्टनर है? शिजा ने इर्द गिर्द देखा और कहा, कौन है? उसे यहाँ क्यों नहीं लाई ताकि हम देख सकें? परवीन ने आंखें नीम वा कर ली और हल्की सी दिल लगी के साथ कहा, जब पार्टी शुरू होगी तब देख लेना, इतनी बेचैनी क्यों? ओह, मैं समझ गई, परेशान न हो, जरताशा किसी ऐसी चीज को दोबारा नहीं अपनाएगी जिसे वो पहले ही फेंक चुकी हो। शिजा, वो असल में जरताशा को नीचा दिखाने आई थी, मगर परवीन की बातों ने उल्टा उसे गुस्से में भर दिया। परवीन ने यह कहकर फौरन जरताशा को लेकर दूसरी सिम चलना शुरू कर दिया ताकि शिजा को मजीद कुछ कहने का मौका न मिले। शिजा की आंखों में गुस्से की चमक उभरी, मगर उसने जल्दी से अपनी शक्ल दुरुस्त की, ईशान का बाजू पकड़ा और कहा कि जब तुम रक्स करोगे तो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना। मैं चाहती हूँ कि सबको नजर आए कि वो तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। परवीन के अलावा जरताशा पिछली तमाम रक्स पार्टियों में सबसे ज्यादा नुमायां शख्सियत रही थी। इस साल जब ईशान उसे नहीं संभालेगा तो देखते हैं कि वो कैसे रक्स करेगी।
परवीन ने एक कोने में बैठकर आराम किया। वो जरताशा को बताना चाहती थी कि वो परेशान ना हो, वो उसके लिए एक डांस पार्टनर ढूंढ लेगी, मगर जब उसने जरताशा को देखा तो वो मोबाइल पर संजीदगी से टेक्स्ट कर रही थी। इब्तिसाम, तुम कहाँ हो? तुमने कहा था कि हम आज रक्स पार्टी में मिलेंगे, यकीनन तुम आए होगे, है ना? परवीन को पिछले दिन डांस स्टूडियो में डांस पार्टनर ना मिलने वाला वाकया अच्छी तरह याद था, इसीलिए जरताशा ने खास तौर पर इब्तिसाम को कहा था कि वो भी पार्टी में आए, ताकि अगर उसकी कज़न रक्स करना चाहे तो उसके पास कोई पार्टनर हो। मगर जैसे ही उसने पैगाम भेजा कोई जवाब ना आया। जरताशा ने कॉल करने का फैसला किया। देर तक रिंग बजती रही। आखिरकार कॉल मिली, मगर दूसरी तरफ से इब्तिसाम की थकी हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? जरताशा लम्हा भर के लिए रुक गई, फिर पूछा, क्या तुम अभी तक नहीं पहुंचे? बस पहुंचने वाला हूँ। उसने ये कहा ही था कि जरताशा को पस मंजर में किसी और की आवाज़ सुनाई, मगर उसे सिर्फ अपना कर्ज अदा करो और भागने का कोई रास्ता नहीं के अल्फाज सुनाई दिए। उसके बाद कॉल मुनक़ता हो गई। जरताशा की हालत देखकर परवीन ने पूछा, क्या हुआ? जरताशा ने उसकी तरफ देखा। उसके सामने खड़ी नौजवान औरत न्यूयॉर्क की नहीं थी। माँ कहती थी कि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही है और उसने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी, इसलिए वो चाहती थी कि मैं उसका ख़ास ख्याल रखूं। उसकी आंखें हमेशा नीची रहती थी, जैसे ये हर चीज़ में अदम दिलचस्पी हो। वो हर वक्त नींद में लगती, मगर उसमें दूसरों को तसल्ली देने की एक अजीब ताकत थी। जरताशा ने कहा, लगता है कि इब्तिसाम के साथ कुछ हुआ है। ओह, ज़रा देखने दो। ये कहकर परवीन ने मोबाइल की तरफ देखा। जरताशा कोई और होता तो शायद वो उसे बेहद समझती, मगर परवीन की बात और थी। जरताशा उसके करीब आई और मोबाइल की स्क्रीन देखी, मगर वो मुकम्मल तौर पर स्याह थी। बस एक छोटा सा सुर्ख नुक्ता हरकत कर रहा था। कुछ लम्हों बाद परवीन बोली, वो ठीक है, पार्टी में पहुंच चुका है। जैसे ही उसने कहा, इब्तिसाम कोने से नमेदार हुआ। उसका चेहरा कुछ जर्द था, वो हल्का सा लंगड़ा रहा था। उसका आमतौर पर सर्द चेहरा मजीद सख्त नजर आ रहा था और उसकी आंखों में अदम बर्दाश्त की झलक थी। वो एक ऐसी सर्द मोहरी से लबरेज था जो कह रही थी, मेरे करीब मत आना। जरताशा एकदम खड़ी हो गई। यार, एपिसोड बहुत लंबी है और मैं नहीं समझती कि मैं इसको वॉइस अप कर सकती हूँ, इसलिए मैं बगैर वॉइस के लगा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब आप लोग खुद पढ़ो आगे से।